अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2021 से 2025 के जो क्वेश्चंस हैं P4 के ऑब्वियसली वो सॉल्व करने जा रहे हैं। IGCSE कोर्स है और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मई जून 2021 से 2025 के जो क्वेश्चंस हैं 4-1 के वो हम सॉल्व कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो ये हमारा आज का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो 2025 में आया था और इसको हम करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए कि आपसे कहा जा रहा है कि फिगर 6.1 shows a person using a magnetic window cleaner. The part on the outside of the window is attracted to the inside part through the glass window. अब किया ये गया है कि आपके पास जो है वो एक विंडो क्लीनर की सिचुएशन है जो कि एक्चुअली मैग्नेटिक विंडो क्लीनर है और आपने किया यह है उसमें कि एक पार्ट जो है वो आपके आउटसाइड द विंडो है और दूसरा पार्ट जो है वो इनसाइड द विंडो है जो उससे अट्रैक्टेड है। ये स्टोरी आपको सुनाई जा रही है। ईच पार्ट ऑफ द विंडो क्लीनर कंटेन्स टू मैग्नेट्स। दोनों पार्ट्स में टू मैग्नेट्स हैं, इनसाइड और आउटसाइड। जो आपके पास विंडो ग्लास पर जो आपने यूज़ किया है, क्या चीज़, मैग्नेटिक विंडो क्लीनर, उसमें टू मैग्नेट्स आप यूज़ कर रहे हैं। 6.2 फिगर 6.2 shows the magnetic field between the parts of the window cleaner। यहाँ आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। ये पार्ट दिखाए गए हैं आपको विंडो क्लीनर के, एक इनसाइड एक आउटसाइड, और जाहिर है कि इसके बीच में, इसके इन बिटवीन जो है यहाँ पर आपके पास ग्लास मौजूद है। तो ये सिचुएशन है आपके पास, ये ग्लास है। ये स्टोरी उसने आपको सुना दी। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये कह रहा है कि ग्लास इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आपके पास जो है वो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक मटेरियल्स are attracted to the magnet and non-magnetic materials are not attracted to the magnet। ये सिंपल सी बात आप यहाँ लिख दें। फिर कहते हैं सजेस्ट अ सूटेबल मटेरियल फॉर द मैग्नेट्स इन द विंडो क्लीनर, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपके पास एक सूटेबल मटेरियल क्या हो, जो आप जो है वो यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करें जो कि आपके पास जो है वो एक विंडो क्लीनर के लिए बेहतर हो। तो चूंकि जाहिर है कि आपको पता है कि स्टील जो है वो आपके पास वो मटेरियल है जो मैग्नेटाइज होगा तो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, तो इसलिए आप जो है वो स्टील यहाँ यूज़ करें। यही लिख दें कि स्टील इज़ द मटेरियल, और ज़ाहिर है कि इसका रीज़न क्या है, विच स्टेज इट्स मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग। देर तक उसका मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या चीज़ यूज़ करें, स्टील यूज़ करें। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि लेबल द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन 6.2। 6.2 पे वापस जाएं और पोल बताएं
कि नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है। यहाँ पर आपको फौरन ये रिकॉल होना चाहिए कि अगर हमारे पास टू मैग्नेट्स हैं इस तरह से, और जो है वो दूसरा मैग्नेट यहाँ इस तरह से रखा हुआ है, तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ ड्रॉ की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि कहाँ से कहाँ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो अब आपको साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि एरोज जो हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड जो है वो इसका मतलब है नॉर्थ, और राइट साइड जो है वो साउथ पोल की ज़ाहिर के है। और इसको अगर आप चाहें तो और बेहतर तरीके से इस तरह से लिखें कि जो आपका जो ये एंड है वो नॉर्थ है, ये एंड साउथ है, और ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जो दूसरा एंड होता है उसका वो अपोजिट पोल्स होते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्दर अगर आप चाहें तो इसको और इस तरह से मेंशन कर दें। तो जाहिर है कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक तरफ आपने एक मैग्नेट लगा दिया, दूसरी तरफ जो है वो कोई और सिचुएशन होगी। तो जो सिचुएशन यहाँ पर है वही सिचुएशन यहाँ होगी, और फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये आपके पास जो है वो एक सिंपल से सिचुएशन यहाँ बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आ जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है या कह रहा है कि स्टेट हाउ द फील्ड लाइंस इन फिगर 6.2 शो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बिटवीन द मैग्नेट्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक जो है वो फील्ड की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है। तो सिंपल सी बात यह है कि आप ये कहेंगे कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट, जो है वो अगर आपसे कह रहा है कि आपके पास जो कैसे पता चलता है कि जो है वो स्टेट हाउ द फील्ड लाइंस इन फिगर 6.2 शो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो आप सिंपल सी बात ये कहेंगे कि जो क्लोजर मैग्नेटिक लाइंस हैं वो स्ट्रॉन्गर फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर ये लिख दें आप। मैं थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है पेन की वो थोड़ी मैंने कम की है, ताकि वो जो है वो आपको सही तरह से दिख सके कि क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से लिख दें कि क्लोजर मैग्नेटिक लाइंस indicates the stronger field। जितना ज़्यादा लाइंस क्लोज होंगी उतनी ही वो स्ट्रॉन्गर फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। बस ये जो है वो आपने वन लाइनर, क्योंकि सब एक एक मार्क से क्वेश्चन थे ये, तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल आपने नहीं लिखनी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी 25 का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये 8th क्वेश्चन है 25 का, 2025 4-1। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि फिगर 8.1 शो द डायग्राम ऑफ द पार्ट ऑफ अ सिंपल एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर की ये डायग्राम आपको दिखाई गई है। अब आपसे क्या कहा गया है पहले पार्ट में, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ए एंड बी इन फिगर 8.1। तो ये बहुत सिंपल मेरे ख्याल से चीज़ है और बहुत ही आसान, कि आपको जो है वो जो आपने पढ़ा है वो आपने ये पढ़ा है कि आपके पास जो ए है वो क्या चीज़ है, क्या कहलाता है। तो आपने कहा कि जी ये हमारे पास जो है वो है कार्बन ब्रश या कार्बन ब्रशेस, जिसको आप कह सकते हैं कार्बन ब्रशेस हैं ये। और जो है वो दूसरी चीज़ क्या है, आपको पता है कि बी पार्ट जो है ये वाला, ये क्या चीज़ है। तो आपने कहा भाई ये स्लिप रिंग्स हैं। ये टू मेन पार्ट्स हैं आपके पास, और ये वो क्वेश्चन है यूं कहूँ मैं कि जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। बाकी भी आपको ज़ाहिर पता है कि ये आपके पास जो है वो उसने आपको बता ही दिया है कि कॉइल ऑफ द वायर है और ये मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो बेसिकली होती हैं इसमें। फिर कह रहे हैं कि कंपोनेंट सी इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। कंपोनेंट सी को कहता है कि सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है।
डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट ऑन द जनरेटर। क्या इफेक्ट है भाई इस कंपोनेंट का? तो आपने कहा सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको ये स्ट्रेंथन करता है, और जो है वो जो फील्ड बन रही है उसको ये आप यूं कहें कि वेस्ट होने से बचाता है। तो सिंपली ये आपने यहाँ लिख देना है कि क्या काम है भाई इसका। इसका काम है strengthens the magnetic field of the magnet। बस इतनी सी बात है। 1 मार्क का जैसे आप देख ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन है और इतना लिखना काफ़ी है। ये देखना ज़रा ज़रूरी होता है कि कितने मार्क का क्वेश्चन है और उसको जो है वो फिर आपने ज़ाहिर है कि क्या कुछ लिखना है उसके अंदर। तो मेरा ख्याल से काफ़ी है बस इतना लिखना कि ये जो है वो स्ट्रेंथन करता है आपकी फील्ड को। फिर आगे बात बढ़ा रहे हैं। पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि द कॉइल of the generator rotates at a constant speed of 2 complete revolutions per second। 1 सेकंड में 2 complete revolutions करता है। क्या चीज? कॉइल। Sketch a graph of EMF generated against time on the axis 8.2। The coil is in the position shown in 8.1 at time is equal to 0। अब इसमें जाहिर है कि जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आपकी पोजीशन है, ये पोजीशन जो है वो वर्टिकल पोजीशन है, और इस वर्टिकल पोजीशन पर जो आपके पास जो समझ लीजिए कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद जैसे जैसे इसकी रोटेशन आएगी तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो है वो जो एसी जनरेटर ज़ाहिर है कि जनरेट कर रहा है ईएमएफ, वो कम होता जाएगा और फिर बढ़ेगा और फिर कम होगा। और उसने कहा कि वो 2 complete revolutions per second पर उसकी स्पीड है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये सूरत हाल हो तो आपने क्या करना है। 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशंस हैं, तो कहाँ से शुरू हुआ वो? मैक्सिमम से शुरू हुआ, और मैक्सिमम से शुरू होके तो यानी ये पॉइंट जो है उसके मैक्सिमम के पॉइंट्स हैं, और जाहिर है कि दूसरी साइड पर जब वो जाएगा तो यहाँ होगा, और बीच के जो इसके पॉइंट्स होंगे वो इसके मिनिमम पॉइंट्स होंगे। तो इस तरीके से ये अपनी एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ इसने की, और सेकंड रोटेशन के लिए फिर वो यहाँ पर अपनी जो है रोटेशन कंप्लीट करता है, क्योंकि उसने आपसे कह दिया है कि पर सेकंड की बात हो रही है। तो 1 सेकंड में जो है वो कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है? 2। तो ये इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे जो आपको बताएगा कि जो है वो ये सिचुएशन जो यहाँ दिखाई गई है वो आपको फिर यहाँ ड्रॉ करनी है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी डायग्राम क्या है। तो दिस विल बी द डायग्राम और दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि ये क्लियर है। 2 आपको जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशंस यानी 2 complete पीक्स आपको दिखानी है, यानी यूं कहूँ कि 2 वेव्स दिखानी है। पीक को छोड़ दें कि एक आपके पास ये वेव बन रही है और दूसरी जो है वो ये वेव बन रही है, तो ये 2 complete revolutions को शो करेगा। फिर पार्ट सी में कह रहे हैं कि इन पावर स्टेशन ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड टू सेट अप द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू केबल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये मैं आपको बता दिया है कि जी पावर स्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वोल्टेज को अप करने के लिए, या उसको जो है वो हाई करने के लिए, ताकि जो है वो जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम दूर तक पहुंचा सकें। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेजेस। तो हमारे पास जो है वो क्या है कि आपके पास हाई वोल्टेज पर जो है वो क्या सूरत हाल होगी, ये आपसे वो पूछ रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिटिंग
इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेजेस। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो आपने एक इक्वेशन देखी थी पावर वाली, तो उसमें क्या था कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अब जाहिर है कि आर जो है उसको भी जहन में रखिए कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया से आप कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि ना तो आप जो है वो 2 पॉइंट्स, यानी मिसाल के तौर पर सिटी पी ये है, सिटी क्यू ये है, और इनके दरमियान में आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है, तो आपको जाहिर है कि ये जो लेंथ है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो डिस्टेंस है इन टू सिटीज़ के दरमियान में वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आप जो कंट्रोल कर सकते, अच्छा इसी तरीके से एरिया का मसला है कि एरिया ऑफ दी वायर जो है या कंडक्टर जो है वो भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। यानी आपने सोचा कि चलो हम एरिया बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर जो है वो कंट्रोल होगी या कम होगी, लेकिन वो भी एक जो है वो ख़ास वैल्यू से उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते, वरना जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे तो वेट जो है वो वायर का बढ़ जाएगा और फिर ये आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर फिर तरीका इसका क्या है कि आप करंट को कंट्रोल करें। तो करंट को कैसे कंट्रोल करें, तो हमने कहा कि भाई करंट को हम ऐसे कंट्रोल करें कि जो है वो वोल्टेज को बढ़ाएं, तो जो है वो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि P इज इक्वल टू आई वी। तो अगर आप जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो है वो करंट डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या किया कि आपने हाई वोल्टेज को यूज किया, तो क्या होगा कि करंट कम हो जाएगा। तो यही बात आप यहाँ लिख देंगे कि at high voltage or voltages, the value of current will be less, therefore less power losses, therefore less power losses, therefore less power losses। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है वो यहाँ यहाँ पे भी चाहे तो लिख दें कि एज आई इज पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो जा रहा है कि अगर आपके पास आई कम होगा तो फिर जो है पावर लॉस कम होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में वो एक प्रॉब्लम कैलकुलेट करवा रहा है। अ पावर स्टेशन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एट 25000 यानी 25,000 वोल्ट जनरेट जनरेट कर रहा है ये। अ ट्रांसफार्मर steps up the voltage to 300,000 volt. The primary coil of the step up transformer has 450 turns. Calculate the number of turns ns on the secondary coil of the transformer. अब क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि प्राइमरी जो वोल्टेज है या इनपुट है वो Vp 25,000 है, सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो आपके पास 300,000 है, और प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स हैं वो कितने हैं 450। और जाहिर है ये तो उसने लिख ही दिया कि आपको सेकेंडरी टर्न्स चाहिए हैं। तो यहाँ पर आपने ज़ाहिर है कि डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, और वो फार्मूला क्या है, तो आपने कहा कि वो सिंपल सा फार्मूला है कि एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, जो टर्न रेशियो भी कहलाता है, एन एस डिवाइड बाई एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर लें। तो एन एस डिवाइडेड बाई एन पी कितना दिया है उसने 450, वी एस कितना दिया है आपको 300,000, और जो आपके पास इनपुट था यानी प्राइमरी कॉइल पर जो पोटेंशियल था या वोल्टेज था वो था आपके पास 25,000। इसको बस कैलकुलेट कर लें एंड यू विल गेट द रिजल्ट। कैलकुलेटर का सही यूज़ बहरहाल आना चाहिए। तो एन एस जो है वो आपके पास कितना आ रहा है 5400। इसको कैलकुलेट खुद भी करके देखा करें ताकि जो है वो आपको आइडिया हो कि भाई किस तरीके से
हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। चूंकि जाहिर है यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इनकी कोई एज सच यूनिट नहीं है, बस आप एट दी मोस्ट ये लिख सकते हैं कि 5400 टर्न्स। तो ये यूनिट नहीं है, ये बस टर्न्स हैं। तो ये बस इसलिए आपने लिख दिया कि पता चलेगा भाई एन एस क्या चीज़ है। तो ये 5400 टर्न्स आ रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है जनाब 2023 का। 2024 में 4-1 में इत्तेफाक से कोई क्वेश्चन जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म पे नहीं था। ये है 2023 का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2024 में आपके पास कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का। सॉरी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रिसिटी का तो था, वो हमने सॉल्व भी किया है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू अ टाउन इज ट्रांसमिटेड यूजिंग हाई वोल्टेज केबल। अ ट्रांसफार्मर इन द टाउन हैज अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर वहाँ पे मौजूद है। और ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, तो कह रहा है कि एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सिंपल आयरन कोर ट्रांसफार्मर। यानी आपने जो है वो ये बताना है कि अब ये ख्याल रखें कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बी केयरफुल। उसमें आपने सारी बातें लिखनी होंगी कि क्या क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि जब आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो क्या होता है ट्रांसफार्मर में, कि आपके पास एक साइड पर प्राइमरी कॉइल होता है, एक साइड पर सेकेंडरी कॉइल होता है। यहाँ पर आप जो है वो एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं। इससे जो है वो आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स जब आप लगाते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और उसकी वजह से आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग या मुस्तकिल चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो आपके कोर से लिंक्ड हो जाती है सेकेंडरी कॉइल के साथ। और चूंकि सेकेंडरी कॉइल में जो है वो आप एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपने कनेक्ट कर दी है, तो वो चेंजिंग लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। तो ये 2-3 चीज़ें आपने यहाँ पर जाहिर है कि मेंशन करनी है। क्या लिखना है साहब? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट is provided to the primary coil। क्या होगा इससे? AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट टू the primary coil induces, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? विच थ्रू द कोर, आयरन कोर, which through the iron core links with the secondary coil, links with the secondary coil। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब वो लिंक करती है तो क्या होता है, तो आपने कहा कि यहाँ पे उसको लिख दें कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड linked with the secondary coil induces an EMF in the coil by electromagnetic
इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखना, इंडक्शन। आई होप की बात क्लियर है। तीनों चारों पॉइंट आपने यहाँ लिख दिए ताकि जो है वो बात को कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद फिर कह रहा है आपसे कि the transformer steps the supply voltage down from 22 to 20,000, स्टेप डाउन कर रहा है टू 33,000। तो ये आपके पास जो है वो जाहिर है क्या है, वीपी है, ये वीएस है। फिर कहता है आपसे कि देयर आर 450 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में इत्तेफाक से ये 450 जो हैं वो उसने आपको सेकेंडरी कॉइल के टर्न दिए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो अभी यहाँ पर ये पहले वाले क्वेश्चन का तकरीबन समझने के उल्टा हो गया ये। तो वो जो फॉर्मूला आपने लिखा था NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP, तो आप इसको यहाँ पर यूं करके लिख दें कि NP ओवर NS इज इक्वल टू VP ओवर VS। क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है वो NP है, तो आपने इसलिए इसको इस तरह लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो NP जो है वो किसके बराबर आ रहा है, जाहिर है इसकी वैल्यूज लिख दें कि NS जो था वो 450 था, और जनाब वाला आपके पास VP जो है वो कितना था 220,000, और जो VS था या VS है उसने जो आपको दिया है वो कितना है 33,000। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेटर का सही यूज़ करें और जो है वो उसको सिंपली NP को कैलकुलेट कर लें। तो क्या आ रहा होगा ये, तो 220,000 डिवाइडेड बाई जो है वो आपके पास 33,000 इंटू 450, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 3,000। अब ये भी जाहिर है कि याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो NP का जो रिजल्ट आ रहा है 3,000, वो हमें ये बता रहा है इनफैक्ट कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के वो ज़्यादा हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे हमारा पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सिचुएशन को यहाँ पर पूछा गया है। फिर कह रहा है कि सेकंड पार्ट में द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफार्मर बाय द हाई वोल्टेज केबल इज दिस मच मेगावाट, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। आपसे कह रहा है कि जी आपके पास जो है वो, अच्छा ये भी ख्याल रखें कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो ट्रांसफर हो रही है टू दी ट्रांसफार्मर बाय दी हाई वोल्टेज, वो क्या है, वो ये है, और कह रहा है कि कैलकुलेट करो करंट कौन सा, प्राइमरी कॉइल वाला। तो बेसिक बात ये है कि आपके पास जो पावर इनपुट है, इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर है, ठीक है। और ये आपके पास ट्रांसफार्मर का जो केस है, यूं कहें कि वो एक 100% एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर, उसमें पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होती है। तो चूंकि आपसे वो कह रहा है कि प्राइमरी कॉइल का करंट, तो इसका मतलब है कि आपको पहले पावर इन या पावर इनपुट निकालनी पड़ेगी, और पावर आउटपुट जो है वो उसने कितनी दी है आपको 77 मेगावाट। तो 77 मेगावाट का मतलब क्या है कि 77 यानी 77,000 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कितना आ रहा है 77,000 वाट, ये आ गया। तो आपने कहा जी हमारे पास जो था वो क्या सूरत हाल थी, ये हमारे पास जो था वो इनपुट था, क्योंकि आउटपुट और इनपुट जो है वो इक्वल है, एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी है। तो अब आपके पास जो है वो क्या सूरत हाल है कि जो पावर इनपुट है वो किसके बराबर है, तो आपने कहा वो हमारे पास प्राइमरी करंट और प्राइमरी वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन से आएगी। प्राइमरी वोल्टेज उसने आपको जो है वो दिया हुआ है
और वो आपको ज़ाहिर है कि जो आपने पहले देख ही लिया है। प्राइमरी इनपुट जो है वो कितना है, 77,000 यानी 77,000। और प्राइमरी करंट कैलकुलेट करने को कह रहा है। प्राइमरी वोल्टेज जो उसने आपको दिया था वो अपर पार्ट में आपको दिया हुआ था, पार्ट बी का जो एक तरीके से इनिशियल स्टेज थी वहाँ उसने आपको दी थी ये वैल्यू, और वो क्या है 220 यानी 220,000। तो इससे आप करंट कैलकुलेट कर लें और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0.35। जाहिर है कि यूनिट आपके पास एम्पियर है, तो आपने इसको 0.35 एम्पियर ये इसके आंसर में लिख दिया। तो याद रखिए कि आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 स्टेप्स में इसको करना होगा। बी केयरफुल, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 22 वाला, यानी जो है वो 4/1 मई जून 22 का क्वेश्चन है। और अगेन ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ज़्यादातर जो है वो ज़ाहिर है कि एंड के क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस हैं, खुसूसी तौर पे वो एंड के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। क्वेश्चन 8, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि फिगर 8.1 shows two vertical cylindrical tubes and a cylindrical magnet and all held in a vacuum। ये आपको उसने कहा कि आपके पास एक प्लास्टिक ट्यूब है, एक कॉपर ट्यूब है और एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। ये उसने आपको बताया है। 2 वर्टिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं ये, और एक जो है वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट है जो ये है। और कहाँ रखा हुआ है इसको, वैक्यूम में रखा हुआ है। अच्छा, फिर कहता है कि वन ट्यूब इज मेड ऑफ प्लास्टिक, हमने पहले बात कर ली, एंड द अदर ट्यूब इज मेड ऑफ कॉपर। एक जो है वो प्लास्टिक की है, दूसरी कॉपर की है। द टू सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस, दोनों के सेम डायमेंशंस हैं, यानी उसकी जो लेंथ है या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सब सेम है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्मॉल सिलेंड्रिकल मैग्नेट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। उसने कहा कि आपको जो यहाँ पर एक आपको ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट दिया गया है उसकी फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत खुशी की बात है। इनिशियली द मैग्नेट इज एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब। तो हमने क्या किया कि उसको हमने जो है वो मैग्नेट को हमने प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर रखा है इनिशियली। फिर क्या हुआ, स्टोरी लंबी हो गई ज़रा थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल द मैग्नेट इज रिलीज्ड एंड इट फॉल्स थ्रू द प्लास्टिक ट्यूब विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ रेजिस्टिव फोर्स। द मैग्नेट टेक्स 0.67 सेकंड टू फॉल टू द लोअर एंड ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब। आपने जब प्लास्टिक ट्यूब पे रखा तो वो जो है वो उसने कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं की, और उसने जो है वो इतना टाइम लिया, 0.67 सेकेंड का टाइम लिया नीचे गिरने के लिए। बड़ी खुशी की बात है। फिर कह रहा है द मास ऑफ द मैग्नेट इज दिस मच, मास दे दिया आपको उसने। अच्छा, यहाँ पर दायरे के जो आप देख सकते हैं वो ये है कि द मैग्नेट इज एट रेस्ट, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं आप। टाइम कितना ले रहा है वो नीचे पहुंचने में, तो आपने कहा वो 0.67 का टाइम, सेकंड का टाइम ले रहा है। मास कितना था, तो वो इतना था। अच्छा जी, कह रहे कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट रीचेस द लोअर एंड ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब। अभी तक अगर आप देखें तो एज सच इसमें मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कोई बात नहीं है। ये एक तरीके से मैकेनिक्स का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी चीज़ों का तस्करा यहाँ पर किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट रीचेस द लोअर एंड ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने मालूम करनी है जब वो नीचे पहुंचेगा। तो जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपको वेलोसिटी नहीं पता कि किस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि आपके पास जो है वो वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको पता है वो ½ mv² होती है, तो इसलिए आपको वेलोसिटी चाहिए। अब जो इंफॉर्मेशन उसने यहाँ आपको दी है वो क्या है कि आपके पास प्लास्टिक ट्यूब से जो है वो नीचे की तरफ ये गिरता है, फॉल करता है, और कितना टाइम लेता है वो बता दिया, मैथ्स जो है वो बता दिया। तो ये सारी चीज़ें उसने आपको बता दी हैं। यहाँ पर मैथ्स आप काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेलोसिटी नहीं है।
तो क्या करें, तो आपने कहा कि जी A इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और अगर आप इसको इस केस में देखें तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली इसमें जी है, और जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो है। तो आपके पास इक्वेशन जो बन रही है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि जी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई टी। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो g इंटू टी करके आ रही है। तो g अगर आपने 9.8 लिया हुआ है, और जो है असल में अगर उसने कोई वैल्यू नहीं दी है आपको, तो 9.8 ही ज़ाहिर है कंसीडर करते हैं जी की वैल्यू। तो 9.8 लिया हुआ है और टाइम उसने कहा है 0.67 सेकंड है। तो तकरीबन आपके पास जो वेलोसिटी आ जाती है वो 6.7 के करीब आती है, 6.7 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आपके पास काम आसान हो गया, और आपको पता है कि आपके पास जो फार्मूला है वो क्या चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाना है, हाफ एम वी स्क्वायर है। वी आपके पास नहीं था जो आपने कैलकुलेट कर लिया, मैथ उसने दिया हुआ है 0.012। अब ये जो है असल में बुनियादी चीज़ है कि उसने आपको यहाँ पर मैथ्स केजी में ही दिया हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पे सारे यूनिट भी चेंज करना पड़ता। वेलोसिटी जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली है जो 6.7 है, और जाहिर है कि इसका स्क्वायर आपने लेना है। जब इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0.269 आ रहा है मिसाल के तौर पर। तो आप टू सिग्निफिकेंट फिगर यही रखें इसको, 0.27 जूल्स की एनर्जी, दिस इज द आंसर हियर। बस ये आपने पार्ट कर लिया कौन सा, ए। अब पार्ट बी में आपसे क्या कह रहा है कि द मैग्नेट इज देन हेल्ड एट द टॉप ऑफ द कॉपर ट्यूब एंड रिलीज। अब कॉपर ट्यूब के ऊपर उसने रखा है, वहां से रिलीज किया है। एज इट फॉल्स थ्रू द कॉपर ट्यूब एंड इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन द कॉपर। अब क्या हो गया साहब, एक इलेक्ट्रिक करंट वहां जनरेट हो गया। एक्सप्लेन वाई देर इज अ करंट इन द कॉपर। अब जाहिर है कि आपको पता है कि कॉपर जो है वो क्या है, आपके पास जो है वो जाहिर है कि एक मेटल है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली सूरत हाल क्रिएट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। तो यही बात सारी आप यहाँ पे लिख दें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट द कॉपर ट्यूब एंड क्या होता है उससे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है कि जब वो होती है तो फिर क्या होता है, इंड्यूस magnetic field lines cut the copper tube and induces an, अब यहाँ अगर वोल्टेज लिखना चाहें तो वोल्टेज, या करंट तो इंड्यूसेस अ करंट, चूंकि वो करंट की बात कर रहा है तो करंट की ही बात करें, एंड इंड्यूसेस अ करंट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रोसेस जो है वो जाहिर है कि जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि जब हमारे पास जो है वो कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होती है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। अब जाहिर है कि यहाँ से जब आपके पास ये जो मैग्नेट है वो कॉपर के ऊपर आपने रख के इसको जब आप इसको लीव करते हैं तो क्या होता है, जब वो नीचे आता है तो मुस्तकिल तौर पर एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंजिंग की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, या जैसे यहाँ बात कर रहा है वो करंट की, तो एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो यहाँ जनरेट हो जाता है। बस इतनी सी बात है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द करंट इन द कॉपर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन इन द ट्यूब। अब क्या हुआ कि ज़ाहिर है जब करंट प्रोड्यूस हुआ है तो आपको पता है कि वो करंट जो है वो खुद अपनी एक जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है ट्यूब में। फिर क्या हुआ, द मैग्नेट फॉल्स मच मोर स्लोली इन द कॉपर ट्यूब देन इन द प्लास्टिक ट्यूब। Explain why the magnet falls more slowly in the copper tube.
अब मजे की बात यह है कि उसने तकरीबन खुद ही आपको ये बता दिया है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है कि वो जो, या यूं कहूँ मैं पहले, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है और किस डायरेक्शन में होती है, तो वो अपने कॉज को अपोज करती है। ये लेंजेस लॉ में आपने पढ़ा था, तो यही बात यहाँ लिख दें कि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, ये आपको रिकॉल करना चाहिए लेंजेस लॉ का, कि लेंजेस लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, द करंट opposes the change that produces it, यानी जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसी की वो मुखालिफत करता है, अपोज करता है। एंड उससे क्या होगा, एंड ज़ाहिर है अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड जा रहा था तो वो अपवर्ड फोर्स जनरेट करेगा, एंड एन अपवर्ड फोर्स ऑन द मैग्नेट एक्स। ये दो आपके पास मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपने दो चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, और जो है वो आपको, जाहिर है ये बात तो तय है कि जब वो फोर्स, अपोजिंग फोर्स आएगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो स्पीड है उसकी, यानी कॉपर से जब वो पास हो रहा है, मैग्नेट नीचे आ रहा है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन एक अपवर्ड फोर्स करंट की जनरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो गई है, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास लेंजेस लॉ का जो है वो स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 21 का, और इसमें आपको क्या क्या आ जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ इत्तेफाक से क्वेश्चन का नंबर चेंज हो गया है, वो 7 है, लेकिन हमें इससे कर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 हो या 8 हो। दी डायग्राम फिगर 7.1 रिप्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर, फिर एसी जनरेटर का तस्करा हो रहा है, और जाहिर है कि आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसके मैग्नेट है, कॉयल है, और ये सब चीज़ें हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि स्टूडेंट रोटेट्स द हैंडल एच, यहाँ से उसने उसको रोटेट करना शुरू किया है, और क्या हुआ उसके रोटेशन से, as shown in figure 7.1. On figure 7.2, sketch a graph to show how the electromotive force between terminals X and Y varies with time during two complete revolutions of the coil. तो टू कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, तो अगर आपने जो है वो क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो जाहिर है कि आपको पता है कि टाइम जो है वो आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, उसका यूनिट आप लिखें कि क्या है, सेकंड है या जो भी है, और इसी तरीके से ईएमएफ की बात करें और उसका भी यूनिट लिखें कि कोई ना कोई यूनिट होगा। और बुनियादी चीज़ यह है कि आपके पास जो है वो टू रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुई हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो है वो जो डायग्राम बनती है वो क्या है, वो इस तरीके से टू कंप्लीट रेवोल्यूशंस आप दिखाएंगे, और बल्कि इसको आप यहाँ से बस यूँ करके दिखाएं कि एक ये हो गई, और उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो ये हो गई। कोशिश करें कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो सेम रहे, मैंने तो इसको रफली स्केच किया है, तो इसको लेकिन टू आपने यहाँ पर जो है वो ये एक तरीके से रेवोल्यूशंस को दिखाना है, टू रोटेशंस टू रेवोल्यूशंस, ये दिखाना है, दिखा दिया आपने यहाँ पर। ये फिर कह रहा है ऑन फिगर 7.2 mark and label point P for the EMF when the coil is horizontal as shown in figure 7.1। तो जब ये आपके पास 7.1 पे आ जाता है तो क्या होता है, तो उस वक्त आपने कहा कि यहाँ पर ये जो आपका मैक्सिमम जो है वो सिचुएशन है, जो रोटेट करके, तो ये आपके पास यानी शुरू में वो आपके पास जो था वो किस पोजीशन में था, और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, mark and label a point P for the EMF when the coil is horizontal as shown in figure। तो जब आपके पास वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आया है
तो क्या हुआ है, तो आपने कहा कि हमने इसको पॉइंट मेंशन कर दिया कि भाई ये हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल दिखा रहा है, पोटेंशियल आएगा। फिर क्या हुआ साहब, आगे बढ़ के कहते हैं कि द स्टूडेंट टर्न्स द हैंडल मोर क्विकली। अब उसने तेजी से घुमाना शुरू कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा साहब? तो हमें पता है कि जब ये हमारे पास तेजी से रोटेट होता है तो फिर क्या होता है, तो मालूम ये हुआ कि हमारे पास जो है वो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो भी इंक्रीज होती है, और एम्पलीट्यूड जो है वो भी जो है वो इंक्रीज होता है। तो कह रहा है कि स्टेट टू वेज इन विच द ईएमएफ बिटवीन एक्स एंड वाई चेंजेस। तो ईएमएफ कैसे चेंज होगा, काय से? मोर क्विकली चेंज करने से। द स्टूडेंट टर्न्स द हैंडल मोर क्विकली। तो मोर क्विकली चेंज होने से क्या होगा कि एम्पलीट्यूड जो है आपका एसी करंट का, या ग्राफ कह लें यहाँ पर आप कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ, यानी बेसिकली तो वो ज़ाहिर है ईएमएफ आपको दिखा रहा है यहाँ पर, और आप कह दें कि ईएमएफ इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा, और क्या होगा इंक्रीज होने के साथ साथ, एक तो ये इंक्रीज हुआ और दूसरी चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़ाहिर है जब तेजी से घूमेगा तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी आपके ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट वो भी इंक्रीज होगी, तो करंट इंक्रीजेस। ये 2 पॉइंट आपने लिख दिए, 2 मार्क्स मिल गए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बस। फिर आगे जाके कह रहा है कि टर्मिनल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब उसने क्या किया कि इस एसी को वो ले गया ट्रांसफार्मर पे, कि उसने आपसे कहा कि जो आपके पास ये टर्मिनल्स थे उनको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर क्या करें साहब, state and explain what happens in the transformer as the student turns the handle of the AC generator। जब वो AC जनरेटर के हैंडल को टर्न करता है तो क्या होता है, तो आपने कहा कि सारे ऑल्टरनेटिंग करंट, अच्छा ये ख्याल रखें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है और वो क्या करेगा कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो सारी बात अभी हमने की है इस पिछले क्वेश्चन में, वही तकरीबन बात यहाँ पर भी की जा रही है आपसे, क्या कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, काहे में, प्राइमरी कॉइल में, इन दी प्राइमरी कॉइल। सही है, पहले भी बात हो चुकी है ये, ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली। पहला काम ये हुआ। फिर क्या हुआ कि द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो पता चला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक्ड हो जाता है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड with the secondary coil। किसके थ्रू होता है भाई ये, तो आपने कहा कि जी थ्रू द कोर। और क्या करता है ये, एंड produces an induced EMF in the secondary coil। अब ये सारी बात जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये आपसे बार बार पूछी जा रही है ये बात, कि जो है वो
ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये बेसिकली आपको क्या बता रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस ही है। फिर पार्ट सी में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन केबल्स आर लोअर व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेजेस। पहले भी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, पहले भी इसका आंसर लिख चुके हैं, और यहाँ पर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वही बात जो हमने पहले की थी वो अब लिख देते हैं यहाँ पर कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। वर्ड्स में लिख दिया इसी बात को जो पहले लिखा था हमने, ठीक है, एट हाई या हायर वोल्टेजेस। क्या होता है साहब, दी करंट डिक्रीजेस, जितना हाई वोल्टेज होगा उतना करंट डिक्रीज हो जाएगा। एंड ट्रांसमिशन क्या होगा, ट्रांसमिशन takes place with less power loss। पहले भी बात कर चुके थे इस पे कि अगर आपके पास P इज इक्वल टू आई वी है तो V को जितना आप जो है वो इंक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज हो जाएगा। और फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R वाली जो इक्वेशन थी उसको भी रिकॉल करें कि जिसमें हम R को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते तो करंट को लो करके हम पावर लॉस को कम करते हैं। तो ये आप देखें कि क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से रिपीट होते हैं। तो ये जो है वो आपके पास क्वेश्चन था मई 2021 का, और जो है वो 4-1 पेपर्स को हमने डिस्कस किया है आज। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको मिलती रहें। और जो है वो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट